हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ गोइंग वेल। आज हम देखेंगे कुछ मज़ीद टॉपिक आईटी के रिलेटेड ही, जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और उम्मीद है आपको इनसे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा रहेगा ही। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। जैसा कि हमने पीछे भी देखा है, आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक नंबर है जो कि एक आइडेंटिटी के तौर पे किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए असाइन किया जाता है। वो आइडेंटिटी उसकी एक नेटवर्क में या इंटरनेट पे सेम है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तब भी आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस चाहिए। और अगर आपको एक नेटवर्क लोकल नेटवर्क बनाना है तब भी चाहिए। अब वो जो आइडेंटिटी है, वो जो नंबर है, वो दो तरह की टाइप्स में आता है। एक है वेरिएंट उसका 4 और दूसरा वेरिएंट है उसका 6। जो वेरिएंट 4 है वो 32 बिट्स से मिलके बना है। ठीक है, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो 0.0.0.0 से शुरू होके 255.255.255.255 पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आते हैं। लिमिटेड से मुराद ये नहीं है कि बहुत थोड़े, इट्स शुड बी, ये वैल्यू बहुत हाई हो सकती है, लेकिन क्योंकि हर एक बंदे के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो अभी जो इसकी लिमिटेशन है वो कुछ इश्यूज बना रही हैं। तो उन्होंने एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि वेरिएंट 6 है। और वेरिएंट 6 128 बिट एड्रेस है, और ये एड्रेस आप सपोज कर सकते हैं कि अनलिमिटेड है। इवन दो कि अगर आप रेत के जितने सरे हैं समुंदर के, उसको हर एक ज़रे को भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर दें तब भी IPv6 उम्मीद है कि ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों का है। लेकिन एक्सपेंडिंग जो है वो सबकी डिपेंड करती है सबनेटिंग पे। सबनेटिंग मीन एक नेटवर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना और फिर उसको यूटिलाइज कर लेना एज अ डिफरेंट नेटवर्क। सेम नेटवर्क को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर दिया और हर एक पार्ट एक अपना एक नेटवर्क बना सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सबनेटिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज नेटवर्क स्विच एंड राउटिंग। स्विचिंग एंड राउटिंग। अब स्विचिंग एंड राउटिंग, स्विच से स्विचिंग शुरू होता है। स्विच क्या है? स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास दो कंप्यूटर हैं तो उन दोनों को कम्युनिकेशन तो आप डायरेक्ट किसी भी लिंक के साथ करवा सकते हैं। आप इथरनेट पोर्ट से दोनों में एक पैच लगाएंगे, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, 15 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, 25 कंप्यूटर्स हैं, और उन सबको आपस में अटैच करना है, इंटरनेट से नहीं अटैच करना। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या आपको चाहिए रहेगा? स्विच चाहिए रहेगा, अगर आपको उसको फिजिकली कनेक्ट करना है तो स्विच क्या होता है? उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। ये आपके सामने है, ये स्विच सिस्को का। तो इसके अंदर क्या है? पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स क्या काम करती हैं? कनेक्ट करती हैं एक पोर्ट को दूसरी पोर्ट से, ताकि डाटा एक्सचेंज हो सके, और वो सिक्योरली एक्सचेंज होता है। और इसमें यूनिकास्टिंग होती है। यूनिकास्टिंग में 1-to-1 सेंडिंग एंड रिसीविंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विचिंग। ठीक है, ये जो एक्सचेंज ऑफ डाटा है दो कंप्यूटर से ज़्यादा स्विचेस को यूज़ करते हुए स्विचिंग कहलाता है। और उसके बाद है राउटिंग। राउटिंग क्या है? राउटिंग राउटर से परफॉर्म की जाती है नॉर्मली तौर पे। राउटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराती है। अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर आप बात करें पाकिस्तान में, तो हमारे पास बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज हैं। टेलीनॉर है, और उसके बाद मोबलिंक है, यूफोन है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब इन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कॉल की कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क आ गए। टेलीनॉर टेलीनॉर पे तो कर लेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेम नेटवर्क है। अगर टेलीनॉर को यू फोन पे कुछ कॉल करनी है तो उसके लिए क्या क्या होगा? डिफरेंट नेटवर्क क्या है, तो हमें क्या चाहिए होगा? राउटर। ठीक है, और हो सकता है अगर आपने एंटीना वगैरह देखे हैं, जो बड़े बड़े एंटीने लगे होते हैं उसके ऊपर ना ड्रम ड्रम की शक्ल में, या एक जो है ना वो आप कह लें कि एक बिल्कुल फ्लैश सी शक्ल में एक सफ़ेद सी डिवाइस लगी होती है। ठीक है, वो एज आ राउटर काम कर रही होती है और एज आ एंटीना भी काम कर रही होती है। तो उसका काम क्या होता है? एक तो सिग्नल प्रोवाइड करना, दूसरा दो नेटवर्क को मर्ज करना, यानी उनकी कम्युनिकेशन करवाना।
अंडर तो ये होल प्रोसेस रहता है राउटिंग और स्विचिंग का नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है नेट। नेट क्या है? नेट नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन है। नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन इसका स्टैंड फॉर है। अब ये किस लिए यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है? नेट यूज़ होता है जब आपको अपनी कम्युनिकेशन को हाइड करके और इंटरनेट पे आपको अपनी आइडेंटिटी को छुपाना रहता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका हमें अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इंटरनेट पे शो नहीं करना, लेकिन हमने उस इंटरनेट को सर्विसेज को यूटिलाइज ज़रूर करना है। लेट अस सपोज आपका कोई वेब सर्वर है, तो अब अपना वेब सर्वर जो है या आपका कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पड़ा है, ठीक है, जिसको आप लाइव कर देते हैं अपने होम क्लाइंट्स के लिए या होम यूज़र्स के लिए या दूसरी पब्लिक यूज़र्स के लिए, तो उसमें थ्रेड रहता है। अगर आप वही सेम आईपी एड्रेस को लाइव कर देंगे तो वो थ्रेड क्या रहेगा कि कोई भी बंदा उसका जो फिजिकल आइडेंटिटी है वो जान सकता है। और जब कोई फिजिकल आइडेंटिटी जान जाएगा तो बहुत आसानी से वो उसके हैक होने के चांसेस जो है ना वो 90%, एटलीस्ट 90% कम से कम रहते हैं। तो उसको क्या है जी किया जाता है, रैपिंग कर दी जाती है नेट के ज़रिए। ठीक है, तो नेट के ज़रिए रैपिंग क्या की जाती है कि नेटवर्क को दो तीन जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के साथ रिप्लेस किया जाता है और फिर सेम आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है। ठीक है, अगर आप 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है 172 या 180 192.168 इसकी रेप्लिकेशन कर दी जाए, उसके ऊपर रैपिंग कर दी जाए। जैसा कि आप ओनियन पे देखते हैं, ओनियन आपने देखा होगा, प्याज, उसके ऊपर क्या होती है, एक ही चीज़ है बस रैप की हुई है, रैप 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 कुदरत ने। तो ये नेट भी उसी तरह ही काम करती है। ठीक है, कि आप अपनी सेम आइडेंटिटी जो दरमियानी आइडेंटिटी है उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर रैपिंग कर देते हो डिफरेंट नेटवर्क की। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो आपकी हाइड हो जाती है और जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो जाता है। ये एक वे है आप अपने आप को सिक्योर करने का या अपनी डिवाइसेस को सिक्योर करने का। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ वीपीएन एंड हाउ इट वर्क। मैंने पहले पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि क्रिएट किया जाता है दो डिवाइसेस जो रिमोटली कनेक्ट हो रही हैं थ्रू आउट द इंटरनेट। उसको बनाने के लिए या कंपनीज अपना एक अपनी एक टनल बना के अपना जो नेटवर्क है उसको शेयर करती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी ब्रांचेस के साथ, और ऑल ओवर द नेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूटिलाइजिंग बाय इंटरनेट। तो इसके अंदर एक टनल बना दी जाती है जो कि पब्लिक टनल होती है, इनक्रिप्टेड होती है, जिसका डाटा किसी भी तरीके से असेसेबल तो आप कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप असेस कर लें, लेकिन आप उसको डी कोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इस तरह इनक्रिप्टेड किया होता है और उसको प्राइवेट और पब्लिक की के साथ ही आप डीक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये बनाया किस तरह जाता है? दो राउटर के दरमियान इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करके आप क्या करते हैं, वीपीएन कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। लेकिन नॉर्मली अभी जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं वो यूज़ कर रही हैं फायरवॉल को, लेकिन जो पुराने सिनेरियो थे उसमें राउटर यूज़ होते थे। ठीक है, और अभी भी राउटर्स यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्को के राउटर्स हैं, एचपी के राउटर्स हैं, हवावे के राउटर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंपनीज के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आप वीपीएन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज यू वांट। और अभी का सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादातर क्या है, फायरवॉल के थ्रू, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योर जो है ना वो डिवाइस है और प्रोवाइड करता है मोर फैसिलिटीज़, आपको प्रोवाइड करता है ऑन द सिक्योरिटी बेसिस, पैचेस के तौर पे, आपके इंक्रिप्शन की बेसिस पे, और बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अथेंटिकेशन हो गई, और अथेंटिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो गए, आप ओटीपी के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को क्या करें, वेरीफाई करें। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है आइडेंटिटी की, ये वीपीएन अगर आप राउटर के साथ यूज़ करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप उसको उस तरह आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने रियल क्लाइंट को। लेकिन अगर आप इसी सेम फैसिलिटी को आप एक फायरवॉल के थ्रू यूटिलाइज़ करते हैं तो इट्स टू सिंपल, क्योंकि ये बिल्ट इन सर्विसेज उसमें अनेबल्ड होती हैं फायरवॉल में। तो आपको जस्ट अनेबल करना है और नंबर देना है और आपके ओटीपी आपको पहुंच जाएगा और आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो वेरीफाई कर दी जाएगी। तो वीपीएन इस तरह काम करता है। व्हाट इज़ अ डाटा सेंटर? अब डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर आपका कह लेंगे कि पब्लिक क्लाउड है। अब क्लाउड आपको बताया था, आप कोई थर्ड पार्टी फैसिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो थर्ड पार्टी के आपके पास सर्वर्स हैं, स्पेस है, अच्छे कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, आप क्या करते हैं उनसे अच्छे जो सुपर कंप्यूटर है उसको क्या कर लेते हैं, रिलीज पे ले लेते हैं। ठीक है, आपने उनको बारो कर लिया, आप उसका पैसा देंगे मंथली और उसको आप यूटिलाइज करते हैं एज यू वांट। ठीक है, तो डाटा सेंटर जो है वो कुछ कंपनीज के अपने डाटा सेंटर्स हैं, कुछ कंपनीज डाटा सेंटर्स क्या करती है अपने मतलब परचेज कर लेती है, और समटाइम्स आपका डाटा सेंटर आपकी कंपनी के अंदर ही रहता है। डाटा सेंटर वो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है, ये सर्वर रूम भी हो सकता है। ठीक है, इसको डाटा सेंटर भी कहते हैं, डाटा रूम भी कहते हैं। तो वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे ये आपके सारे सर्वर्स, राउटर, स्विचेस और आपका जो फायरवॉल है और ये सारा आपकी फैसिलिटी जो आईटी इक्विपमेंट है, मेन आईटी इक्विपमेंट आपका पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, डाटा सेंटर। ठीक है, लेकिन जो गूगल के डाटा सेंटर है, जैसे कि पिक्चर में एक कंपनी जो कि यहाँ पे दुबई में ही है, उसके उसका एक डाटा सेंटर की एक इनर फोटो है जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह डाटा सेंटर इनरली व्यू करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है और ज़रूरी है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क अगर आपको पता है तो नेटवर्क क्या है, कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें ये नहीं है कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर दैट ओनली अलाउ, अगर आप इसको कर दें कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स दैट ओनली अलाउ, वो कंप्यूटर जो अलाउ किए गए हैं वो ही कनेक्ट हो सकेंगे, तो आप कह दें इसको नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, यानी आपको अनऑथोराइज एक्सेस से महफूज करना, आपके डाटा को जो है ना वो इंक्रिप्ट करके रखना और आपकी कम्युनिकेशंस और आपकी आइडेंटिटी को हाइड करना, ये रहता है नेटवर्क सिक्योरिटी में। अब नेटवर्क सिक्योरिटी किस तरह परफॉर्म की जाती है, उसके लिए फायरवॉल यूज़ की जाती है, इंक्रिप्शंस स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और आईपीएस यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी ट्रैफिक टूल्स होते हैं और बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए इस सिक्योरिटी को चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि आपका नेटवर्क क्या है, सिक्योर है। नेक्स्ट बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा एक फिनोमेना, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप यूटिलाइज करते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह की सर्विसेज आपको देती है, इसकी तीन तरह की सर्विसेज होती हैं मेनली। बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज भी हैं लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं वो तीन है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में गुड एग्जांपल ले लें गूगल ड्राइव की। ठीक है, आप अपना डाटा वगैरह गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, किसकी, स्टोरेज सर्विसेज दे रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स हैं, अगर आप इस यूज़ करते हैं या लोकली या वेब पे, तो ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है, उसके बाद और भी इंटरनेट पे बहुत सारे दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ करते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका ब्राउज़र भी है जो कि सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस। अब अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें कि आप अपने जो, लेटेस्ट सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने अपनी होस्ट कर दी वेबसाइट या अपना एक सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी के पास, वो नेम चीप हो सकता है या GoDaddy से आपने खरीद लिया, वर्ड प्रेस से आपने खरीद लिया, तो ये एक क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपने एक प्लेटफॉर्म खरीद लिया, ठीक है, और उसको, उसकी सर्विसेज को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा है उनका, होस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, उस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो होल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके सर्वर्स, उनके जो उनके फायरवॉल्स हैं, उनकी जितनी तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब की सब क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से परचेज कर लेती हैं। वो अमेज़ोन से हो सकता है, अमेज़ोन वेब सर्विसेज से हो सकता है, एज्योर से हो सकता है यानी माइक्रोसॉफ्ट से हो सकता है, उसके बाद IBM की है क्लाउड, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज
और कंप्यूटरिंग पावर्स को, कैपेसिटी को जो है ना परचेज कर लेते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सर्वर्स, फायरवॉल्स, उसके बाद आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, और इसी तरह आप दूसरी ऊपर वाली सर्विसेज भी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज भी इंक्लूड कर लें, तो ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपके पास फिनोमेना बन जाता है। तो मेन बात ये है कि इन तीनों का डिफरेंस आप डेली में यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी करना अभी आपके माइंड में है कि आप गूगल ड्राइव रोज़ यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट, और ब्राउज़र तो आप यूज़ करते ही हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ठीक है, आप वेबसाइट सर्फिंग करते हैं तो वो जो वेबसाइट है वो किधर होस्ट की गई है, कहीं पे किसी के होस्टिंग सर्वर पे, तो वो होस्टिंग सर्विस भी है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस काम कर रही है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ लोड बैलेंसर। ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। लोड बैलेंसर क्या होता है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आ, तो आपकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, जैसे लेट अस सपोज आप आपकी जो कंपनी है वो 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार यूजर्स को हैंडल कर रही है, और उसका डाटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो सर्वर्स पे जो जब लोड बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसा सर्वर जो है वो उस पे ज़्यादा लोड पड़ जाए और उसके बाद वो क्या हो जाए, जवाब दे जाए। तो उस लोड को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसर। और बैलेंसर दोनों तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस भी होते हैं और हार्डवेयर बेस भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना नेटवर्क ट्रैफिक को एफिशिएंटली। ठीक है, अगर आपके पास 10 सर्वर हैं तो ये ना हो कि सारी की सारी जो सर्विसेज है वो एक ही सर्वर से ली जाएं, इस तरह क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सर्वर जवाब दे दे कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो उस जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, हॉट होगा, और जिसकी वजह से कुछ फंक्शनैलिटी या स्लो या उसमें कुछ आग लगने के भी खदशात हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लोड बैलेंसर इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, और बड़ी कंपनीज में लोड बैलेंसर जो होते हैं वो हार्डवेयर बेस इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन छोटी कंपनीज इसको सॉफ्टवेयर बेस भी मैनेज करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द OSI मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर आपको नेटवर्किंग या कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटरिंग में आना है या किसी भी फील्ड में आपको जाना है, आईटी की किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो आपको OSI मॉडल बड़ी ही अच्छी तरह से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये काम किस तरह करता है। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, इन 7 लेयर्स से डाटा जो है ना वो कम्युनिकेशन में आता है। फर्स्ट लेयर क्या है, इसकी फिजिकल लेयर है। ठीक है, ट्रांसमिशन रॉ बिट एंड स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। ठीक है, आपके पास फिजिकल मीडियम रहना चाहिए, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मोबाइल है तो ये एक फिजिकल मीडियम है। उसके बाद आता है आपका डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर आपका क्या करता है, आपकी डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द नेटवर्क डाटा। अब नेटवर्क के ऊपर डाटा किस तरह फॉर्मेट किया जाएगा, यानी किस तरह वो शो होगा, वो किस तरह ट्रांसफ़र होगा, किस तरह कन्वर्जन होगा, वो डाटा लिंक लेयर का काम होता है। नेक्स्ट आपका नेटवर्क लेयर आती है, वो उसका काम है आपका नेटवर्क कनेक्शन बनाना। ठीक है, ताकि डाटा एक्सचेंज किया जा सके। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स यूज़ करने के लिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, यूडीपी या टीसीपी। ठीक है, किस तरह का कनेक्शन है आपके पास, यूडीपी है, टीसीपी है। ठीक है, तो उसके बेस पे नेक्स्ट आपका था सेशन लेयर, जो कि सेशन क्रिएट करता है आपकी और नेक्स्ट आपकी जो होस्टेड डिवाइस है उसके साथ। और प्रेजेंटेशन लेयर, यानी आपका जो डाटा है उसकी कन्वर्जन क्या होगी, जब उस डाटा को यूजेबल फॉर्मेट में, यानी इंक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करना, इंक्रिप्ट डीक्रिप्ट करना, इसका काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर, जिसके ऊपर आप सर्फिंग कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन लेयर हो सकती है आपका सॉफ्टवेयर, हो सकता है आपका ब्राउज़र, हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है एज अ सॉफ्टवेयर, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि ये इस तरह डिवाइडेड होता है। और सिक्योरिटी को अगर आपने मैनेज करना है, अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको इन 7 लेयर्स को, ईच एंड एवरी लेयर पे आपको सिक्योरिटी के जो वर्नेबिलिटीज है उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, एक एथिकल हैकर का काम यही होता है कि वो क्या करे, फिजिकल लेयर,
डाटा लिंक लेयर और ये जितनी भी 7 लेयर्स है, हर एक लेयर को ऐसे प्रोटोकॉल से सिक्योर करे कि वो हैक ना हो सके। ठीक है, और वर्नेबिलिटीज निकालने का काम भी यही होता है, एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम भी यही होता है कि इन 7 लेयर्स के ऊपर डिफरेंट तरह के अटैक्स अप्लाई करके चेक करना कि कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन से ऐसे वो डिफेक्ट्स हैं, कौन से ऐसी वो उसमें नकास हैं, नुक्स हैं, जिनसे क्या किया जा सकता है, इस सॉफ्टवेयर को या इस नेटवर्क को हैक किया जा सकता है। तो ये 7 लेयर्स प्रोटोकॉल जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में आपको फिर कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, या आपका टॉपिक है या कुछ भी ऐसा है, आप डेफिनेटली हमें मैसेज करें, ईमेल करें, और इवन यू कैन डू कमेंट। तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड बाय।